वेलकम टू ऑल कॉमर्स क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और हमने लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ लिया था? चैप्टर यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी, उसका चैप्टर 1 कर लिया था और वो था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत थे और आपने एक एक बच्चे को उंगलियों पर याद हो गए थे। हमने अभी एक बच्चे से पूछा फोन करके, वो बिल्कुल उंगलियों पर बता रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार हम नेक्स्ट चैप्टर पर पहुंचते हैं और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। एफ.डब्ल्यू. टेलर। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितने थे? हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितने दिए? प्रबंध के सिद्धांत 14। कितने दिए? 14। एकदम दिमाग की बत्ती जग जानी चाहिए अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो। याद करना, उन चीजों को रिकैप्चुलेशन करना है, याद करना है। तो हम बात करें जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो जन्मदाता है वो कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। और एफ.डब्ल्यू. टेलर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में एक नई विचारधारा को जन्म दिया है। जो पुरानी परंपरागत विचारधारा थी उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि एफ.डब्ल्यू. टेलर है कौन। उन्होंने स्टार्टिंग में एक छोटी सी कंपनी में एक लेबर के रूप में, श्रमिक के रूप में काम किया और श्रमिकों की समस्या को जाना। और वो एक बात और कह दी बड़ी कि श्रमिक जितना काम करना चाहिए उतना वो नहीं कर रहा है। उनकी चीज़ों को स्टडी करनी है, वो काम कैसे कर रहे हैं उनकी चीज़ों को स्टडी करनी है। और उसी के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट का जन्म हुआ है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 1878 से 1884 तक 6 सालों से काम करने के बाद, केवल 6 सालों में काम करने के बाद एक श्रमिक से इंजीनियर के पद पर जा पहुंची। और फिर 1901 तक विथ-हेलम स्टील वर्क्स कंपनी में काम किया। और फिर वो प्रबंध परामर्शदाता, कंसल्टेंसी की सर्विस प्रदान करने लगे। इसके बाद सन 1903 में एक उनका रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ जो क्या नाम था? कारखाना प्रबंध, शॉप मैनेजमेंट के नाम से प्रकाशित हो गया। फिर 1911 में उनकी एक बुक आई, उसके ऊपर पूरी डिटेल में स्टडी दी हुई है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसे प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट हुए 4 सालों के बाद वो संसार से विदा हो गए। अब वैज्ञानिक प्रबंध है क्या? वैज्ञानिक प्रबंध में हमारी जो पुरानी विचारधारा थी, क्या थी? पुरानी विचारधारा थी, उनको समाप्त करके साइंटिफिक वैज्ञानिक ढंग से काम करने की बात की गई है। आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा की बात की गई। यानी कि कोई भी समस्या है उसका हमने पहले काम करने से पहले गहन विश्लेषण कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? विश्लेषण कर लेना चाहिए और उसी के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। तो वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? एक आधुनिक विचारधारा है और कोई भी काम करते हैं उससे पहले उसका क्या कर लेना चाहिए? गहन विश्लेषण कर लेना चाहिए और उसके बाद उसका हमने निर्णय लेना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये बात कही है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन दी गई थी वो मैं बता रहा हूँ कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है, यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम करवाना चाहते हैं। समझ आ गई? क्या काम करवाना चाहते हैं देख लिया। और उसके बाद यह देखना है कि इसको सर्वोत्तम बेस्ट तरीके से करें। लेबर में एक ऐसा रिलेशन स्थापित करना है कि वो बहुत बढ़िया तरीके से करें। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये डेफिनेशन दी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या उसका नेचर कैसा है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की हमारी 8 विशेषता हमने एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। बिल्कुल क्लियर कट याद हो जाएगी उंगलियों पर। ट्रिक है एक ऐसी, लेकिन समझना ध्यान से। तो सबसे पहले बात की गई है कि यह एक व्यवस्थित विचारधारा है। कौन सी विचारधारा है? सिस्टेमेटिक विचारधारा है, यानी कि वैज्ञानिक विचारधारा है। किसी भी काम को वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? वैज्ञानिक ढंग से। जो हमारी पुरानी परंपरा थी, रूढ़िवादी विचारधारा थी,
उसको समाप्त कर दिया गया है इसमें। और दूसरा पॉइंट है हमारा कि यह एक मानसिक परिवर्तन लाती है। क्या लाती है? एक मानसिक परिवर्तन लाती है। मेंटल रिवॉल्यूशन की बात की गई है, मानसिक परिवर्तन, मेंटल रिवॉल्यूशन, और ये तो बहुत बड़ी बात थी इसकी। मेंटल रिवॉल्यूशन में जब इसने एक मानसिक क्रांति का विचार दिया तो मैं इसको बहुत पसंद करता कि श्रमिक वर्ग और प्रबंधक वर्ग दोनों को अपने आप को समझना है कि ये कंपनी मेरी है, और श्रमिक वर्ग चाहता कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, प्रबंधक वर्ग को भी लाभ हो रहा है इससे। दोनों के एक अंदर एक मानसिक क्रांति, मन में कुछ ऐसा अपनापन उत्पन्न हो जाना चाहिए कि वो काम लगन से, मेहनत से करें। और तीसरा पॉइंट है कि ये परंपरागत प्रबंध की विरोधी है, परंपरागत प्रबंध की विरोधी है। जो हम पुरानी विचारधारा से काम कर रहे थे और कर रहे थे, उनको इन्होंने समाप्त कर दिया। कि क्यों किया? क्योंकि ऐसा करने से जो हमारे श्रमिक है, उनकी जो हमारी लेबर है, उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और अच्छी लगन और मेहनत से काम करते हैं। नंबर 4, नियमों का कठोरता से पालन। नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो भी नियम बनाए गए हैं वो सभी जांच के बाद बनाए गए हैं, परखे गए हैं। लेकिन इसलिए जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमारे प्रिंसिपल है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, और क्योंकि इसमें किसी प्रकार की गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि बिल्कुल एक एक चीज़ को हमने चेक करके, जैसे लैब में टेस्ट होता है उसी प्रकार से। 5वां पॉइंट है हमारी, क्यों है ये? जो एफडब्ल्यू टेलर थे उन्होंने एक श्रमिक के रूप में काम किया था, और श्रमिक को देखा कि उतना काम नहीं कर रहा जितना काम करना चाहिए, तो उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है ताकि वो एक अपलिफ्ट हो सके, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से बढ़ाना है कि 6 साल में काम करके कि इंजीनियर के पद पर जा पहुंचा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप ही ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। और उन्होंने एफिशिएंट कर्मचारियों को एक अलग से मजदूरी या प्रेरणा देने की अपील भी की गई है। और इसके बाद है हमारा 6वां पॉइंट, विशिष्टीकरण को महत्व। कौन सा है? स्पेशलाइजेशन को। बहुत बढ़िया बात की गई है। स्पेशलाइजेशन में क्या होगा, हमने हमारा जो काम है उसको बांटकर अलग अलग कर्मचारी को देना है। जैसे हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल था कार्य विभाजन, जिसमें पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और अलग अलग लेबर को अलग अलग काम दिया जाता है। तो उसी प्रकार जो भी कर्मचारी बार बार जिस काम को करेगा तो स्पेशलाइजेशन प्राप्त होगा और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और एक्सपीरियंस, अनुभव भी प्राप्त होगा। इसके बाद है 7वां पॉइंट है बड़ी संस्थाओं के लिए उपयोगी। जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो बड़ी संस्थाओं के लिए उपयोगी है। क्या है? बड़ी संस्थाओं में उपयोगी, क्योंकि ये एक महंगी प्रक्रिया होने के कारण बड़ी संस्थाओं के लिए ही फायदेमंद रहता है। इसके बाद 8वां पॉइंट है हमारा, तो जो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो हमारी बड़ी संस्थाओं के लिए उपयोगी रहता है। ठीक है। और 8वां पॉइंट है हमारा कि ये अपव्यय को न्यूनतम करती है। हमारे जो मटेरियल है, चाहे मैन है, मटेरियल है, मशीन है, यानी कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है उसके अपव्यय यानी कि उसको कम से कम यानी कि बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो इस प्रकार साइंटिफिक मैनेजमेंट की हमारी 8 कैरेक्टरिस्टिक है जो कहीं ना कहीं लेबर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के हमारे जो प्रिंसिपल है वैज्ञानिक के, वो केवल और केवल 4 हैं। कितने हैं? 4। और चारों प्रिंसिपल को अच्छे से याद करना, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करें, हेनरी फोल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए? 14। तो एफडब्ल्यू टेलर ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए थे? केवल और केवल 4। तो सबसे पहले है विज्ञान, विज्ञान न की रूढ़िवादिता, न की रूढ़िवादिता सबसे पहले बात की गई है। अगर इसी बात पर जोर दिया है कि साइंस पर, जो हमारी, अगर हम पुरानी पद्धतियों को बार बार अपनाते रहेंगे तो उससे काम नहीं होगा।
हमने अपने ट्रेडिशन को चेंज करना है, हमें अपने ट्रेडिशन को क्या करना है, चेंज करना है। हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है, नई नई पद्धतियां, नए नए नियमों का पालन करना है और अपने काम को सरल बनाना है। आज बहुत सारी टेक्निक आ रही है, उनको अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना है। दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ, विज्ञान न कि रूढ़िवादिता, यानी कि हमारी जो पुरानी पद्धतियां हैं उनको छोड़कर काम करने की नई नई पद्धतियों को अपने काम में लाना है, क्योंकि काम इससे सरल होगा। आज ऑनलाइन क्लासेज हैं, ऑनलाइन टेक्निक है, व्हाट्सएप है, इससे बहुत 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 काम सरल हो गया। हम शॉर्ट मैसेज को सेकंडों में, सेकंड क्या भेज सकते हैं उसको उसी समय, और रिप्लाई फीडबैक भी तुरंत प्राप्त हो जाता है। दूसरा हमारा प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल क्या है, विज्ञान न कि रूढ़िवादिता, और दूसरा है मैत्री न कि मतभेद, मैत्री न कि मतभेद। देखो हमारे जो एफडब्ल्यू टेलर है उसने एक शब्द दिया था, मानसिक क्रांति, मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति में हमने बात की कि श्रमिक वर्ग और प्रबंध वर्ग दोनों में एक ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना है, दोनों के अंदर एक मानसिक क्रांति लेके आने की, श्रमिक वर्ग और प्रबंधक वर्ग दोनों उत्पादन को बढ़ाने के लिए या काम को अच्छा बनाने के लिए करें कि उनमें आपसी झगड़े भी समाप्त हो जाए और काम को अपना समझ के करें। वो इस प्रकार का एक वातावरण तैयार करना है, एक मानसिक क्रांति, अंत्य स्थिति को पैदा करना है। अंदर से जब जागृति आएगी ना तो आप मन लगाकर पढ़ेंगे। समझ आ रही, किसी को पढ़ाने से नहीं पढ़ रहे, आपके अंदर से भी जागृति आनी चाहिए कि मेरे को पढ़ना है, चाहे आप करियर के लिए है। तो उसी प्रकार एक मानसिक क्रांति की बात कही गई, और वो कि मैत्रीपूर्ण न कि मतभेद, आपसी मतभेद से नहीं, मित्रता से, अपने अंदर से। और तीसरा प्रिंसिपल है हमारा सहयोग न कि वक्तिवाद, सहयोग न कि वक्तिवाद। हमारे चार प्रिंसिपल, हम तीसरे प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, सहयोग न कि वक्तिवाद। इससे पहले मैं चौथे प्रिंसिपल को लिख देता हूं बोर्ड पे। प्रत्येक व्यक्ति, जो हमारा प्रत्येक व्यक्ति है उसकी अधिकतम कुशलता का विकास करना। हमारा कोई भी लेबर है, प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम कुशलता का क्या करना, सफलता का विकास करना, अधिकतम कुशलता में सफलता का विकास करना। देखिएगा हमने दो प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहला प्रिंसिपल है विज्ञान न कि रूढ़िवादिता, दूसरा मैत्री न कि मतभेद, मेंटल रिवॉल्यूशन की बात की गई। और जो हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सहयोग न कि वक्तिवाद, यानी कि आपसी जो भी बिजनेस की क्रिया करनी है उनमें क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। किसी के एक इंडिविजुअल की बात नहीं की गई, वक्तिवाद को बढ़ावा नहीं देना है। तो टेलर ने एक सुझाव दिया कि हमने प्रमापों का, स्टैंडर्ड का निर्धारण करना है, ताकि जो हमारे कर्मचारी है उस स्टैंडर्ड तक अगर काम करते हैं तो उनको एक साधारण मजदूरी देनी है, और उससे ज़्यादा करने हैं तो उसको विभेदात्मक ऊंची दर से मजदूरी की प्रदान करनी है। और ये काम किससे होगा, कोऑपरेशन से होगा। क्या, इससे सभी की भागीदारी भी बढ़ेगी कोऑपरेशन से, ठीक है। और इससे क्या होगी, और जैसे भागीदारी बढ़ेगी तो उस व्यक्ति की जिम्मेवारी भी बढ़ती है। तो तीसरा प्रिंसिपल है सहयोग या न कि वक्तिवाद, यानी कि जो भी काम करना है वो आपसी सहयोग से पूरा करना है। और चौथे प्रिंसिपल की बात करें कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या करना, अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास करना। हमारी जितनी जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशनों में हर व्यक्ति का इंपॉर्टेंस है, हर व्यक्ति को पहचानना है। अगर किसी प्रकार की कोई आपको डिफिशिएंसी लगी है उसको उसकी ट्रेनिंग के माध्यम से सुधारा जा सकता है। तो इस प्रकार हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार काम दिया जाना चाहिए, और उनकी काम देकर उनकी मैक्सिमम
पोटेंशियल को मैक्सिमम, जितना भी उनके अंदर टैलेंट है उनको यूज करना है, उनकी अधिकतम कुशलता का हमें प्रयोग करना है, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हम अच्छे रिजल्ट दे सके और सफलता की ओर ले जाया जा सके। तो इस प्रकार हेनरी F.W. टेलर ने, मैं भी दोबारा बोलूँगा, हेनरी बोल दिया तो आपको भी, तो F.W. टेलर ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए गए हैं? 4 सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन से? समझ आ गया होगा सभी को? विज्ञान न की रूढ़िवादिता, मैत्री न की मतभेद, सहयोग न की व्यक्तिवाद, और प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता को अधिकतम विकास करना। आप सभी का धन्यवाद सुनने के लिए। अगर कोई भी क्वेरी है तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध की कौन कौन सी टेक्निक है उनको समझेंगे। थैंक यू सो मच।